हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की जो हमारी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है उसमें। इसमें हमने पिछले 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग। इसको जानने से पहले इसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि जो उद्योग हैं इन्हें हम किस प्रकार उद्योग का दर्जा देते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कच्चे माल में क्या आते हैं, कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, समुद्र आधारित उद्योग क्या होते हैं। इन सारे उद्योगों को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हम आकार के हिसाब से भी देखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। इन उद्योगों के बारे में भी हम देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे उद्योगों की अवस्थी को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं उनको भी देखेंगे, मैपिंग के जरिए भी देखेंगे। इसमें हम औद्योगिक प्रदेश की भी बात करेंगे और विश्व स्तर पर भी, जैसे यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ फैला हुआ है इसके भी देखेंगे। यहाँ पे औद्योगिक विपदा आई हुई है जो कि 1984 की बात है भोपाल में। इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि इसका जोखिम जो होता है उसे कम करने के उपाय भी क्या हो सकते हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण जो है वो किस प्रकार किया गया है। लोहा, जिसे हमारा आता है लोहा इस्पात उद्योग, इसका विकास जो है किस प्रकार किया गया है और किस प्रकार कोयले का निष्कर्षण इस्पात के रूप में होता है। इसका हम जो यहाँ पे भट्टी दी गई है झोंका भट्टी, इसके माध्यम से लौह अयस्क से इस्पात तक बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे। यहाँ पे हम मैप के जरिए देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार कहाँ कहाँ स्थापित किए जाते हैं और विश्व स्तर पर भी इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे ये स्थापित किए गए हैं। भारत में जो हमारे स्थान है जैसे जमशेदपुर, इसका नाम कैसे पड़ा, और यहाँ पे हम मैपिंग के जरिए देखेंगे कि जमशेदपुर में जो टाटा स्टील फैक्ट्री है वो किन कारणों से वहाँ पे स्थापित की गई है। उसके बाद से हम देखेंगे जो सूती वस्त्र उद्योग है इसका विकास विश्व स्तर पर कैसे फैला, और भारत में भी हम देखेंगे कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद का जिक्र किया गया है तो अहमदाबाद को भी देखेंगे, और साथ में विश्व स्तर पर जो है वो ओसाका शहर है जो कि जापान में है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार फैला, इसके बारे में हम डिटेल्स इसका एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं मल्टीपल और अंतर स्पष्ट कीजिए, इन सारे क्वेश्चन का हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हो वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसका अगर हम जीवन की शुरुआत कहें तो यह वृक्षों से होती है। उसे काटा जाता है और उसकी लुगदी मिल तक उसको ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में इसको परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद से यह कागज जो है वो प्रेस में जाता है, जहाँ रसायन से निर्मित स्याही का इस्तेमाल करके पृष्ठों पर रेखाएं छापने में उनको किया जाता है स्याही का इस्तेमाल। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध करके वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है और वहाँ से आपके हाथ में पहुँचता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया थी कागज़ बनने की, इसके बारे में आपने समझा कि कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। अब उद्योग जो है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है फर्स्ट यानी कि प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा जो है टर्टरी। ठीक है, तृतीयक। तो ये जो विनिर्माण की प्रक्रिया है ये हमारी सेकेंडरी क्रिया है। तो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ठीक है, ये विनिर्माण की प्रक्रिया के 2 चरणों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग जो है ये वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है और पर्यटन सेवा भी एक उद्योग से संबंधित ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने उद्योग की बात की कि कौन कौन से उद्योग यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। इसमें हम सबसे पहले अगर कच्चे माल की बात करेंगे तो कच्चे माल जो है इसके कच्चे माल के आधार पर उद्योग कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं और समुद्र आधारित उद्योग के साथ साथ वन आधारित उद्योग भी हमारे हो सकते हैं। ये उद्योग के प्रकार हो सकते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो कि है कृषि आधारित उद्योग, तो इसमें क्या क्या आता है। तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का यहाँ उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग और डेयरी उत्पाद के साथ साथ जो चर्म उद्योग है ये भी हमारे कृषि आधारित उद्योग के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें जो मेरा नेक्स्ट आता है वो है खनिज आधारित उद्योग। ये हमारा प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं और इन उद्योगों के आधार जो उत्पाद हैं उन्हें अन्य उद्योगों के लिए पोषण का काम करते हैं ये। ठीक है, अयस्क में निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का एक उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है यानी यूज होता है। जैसे भारी मशीनों को बनाना, भवन निर्माण की जो सामग्री बनती है उनमें, रेल के डिब्बे जो होते हैं उनके बनने में भी हमारे कच्चे माल के रूप में लोहे का इस्तेमाल होता है।
अगर हम नेक्स्ट में बात करेंगे तो ये है समुद्र आधारित उद्योग। ये क्या है? तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में हम करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग, इसमें हमारे कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें हम कहेंगे कि जो हमारे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण मिलते हैं वो एक उद्योग का काम करते हैं। जो मत्स्य तेल का निर्माण होता है ये भी हमारे समुद्र आधारित उद्योग का एक पार्ट हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में आएंगे तो वो है हमारा वन आधारित उद्योग। ये क्या हो सकते हैं? जैसे वनों से जो प्राप्त उत्पाद का उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, लुगदी एवं कागज जैसे बनाते हैं उन्हीं से। औषधि का भी निर्माण हम वन आधारित उद्योग से ही करते हैं। फर्नीचर का हम इस्तेमाल करते हैं और भवन निर्माण में भी हम वनों का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे वन आधारित उद्योग हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे क्या थे? ये हमारे थे कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग स्थापित किए गए हैं। ये तीनों हमने इसकी बात की। लेकिन अगर हम आकार के हिसाब से देखेंगे तो ये इनके कितने प्रकार हैं? तो आकार के हिसाब से लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग, ये दो प्रकार हैं। एक बार जान लेते हैं कि आकार के आधार पर उद्योग क्या होते हैं। तो उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि से है और उसमें जो लोग काम करते हैं उनसे है, और उनसे कितना उत्पादन होता है इनको भी देखा जाता है। ठीक है। यानी आकार के हिसाब से तीन पार्ट में, जैसे इसमें तीन कह सकते हो कि इसका जो महत्वपूर्ण इसका तात्पर्य है वो तीन आधार पर हो सकता है। पहला क्या हो सकता है? उसमें हम कितना पूंजी का निर्माण करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे जो लोग काम करते हैं मजदूरों की संख्या हो सकती है। और लास्ट हो सकता है कि इसकी जो प्रोडक्ट हैं उसके उत्पाद कितने हैं, यानी उनसे कितना मात्रा में उत्पाद निकलता है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इनका ये जो है बृहद आकार के उद्योग हैं या लघु आकार के उद्योग हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कुटीर या घरेलू उद्योग जो होते हैं ये छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित जो वस्तुएं हैं, ठीक है, इसमें कुटीर उद्योग भी आता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे लघु आकार के उद्योग की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है। और बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का, यानी कि इसमें बेसिकली बात यह कह रहा है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं यानी बृहद पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, उसमें बड़ी संख्या में पूंजी का निर्माण होता है और जो बड़ी संख्या में प्रोडक्ट का निर्माण भी होता है। लेकिन हम अगर कंपेयर करें जो छोटी उद्योग होते हैं यानी लघु उद्योग होते हैं उनसे, तो सेम पैटर्न उसमें भी फॉलो होता है, मगर वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो काफ़ी कम होती है। वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो भी उनकी मात्रा कम होती है और उसमें जो पूंजी लगती है वो भी कम रहती है, और साथ में वहाँ पे जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू बृहद आकार के उद्योग से। क्लियर है। इसके बाद से हमारा आता है कि इसमें नेक्स्ट में क्या कहा है कि रेशम बुनाई और खाद्य जो प्रक्रमण है उद्योग, ये लघु पैमाने के उद्योग हैं। वहीं अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो लघु पैमाने के उद्योग हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं इनके हो सकते हैं कि रेशम की जहाँ बुनाई होती है, ठीक है, जो खाद्य प्रक्रमण होता है, ये हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लघु उद्योग के। लगन अगर हम बृहद उद्योग की बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा? उसमें हम ऑटोमोबाइल के जो सेक्टर होते हैं उनको कह सकते हैं। जो भारी भारी मशीनों का निर्माण करती हैं जैसे HAL हो गया, ये हमारे क्या हो गए? ये बड़े आकार के उद्योग हो गए। ठीक है, बृहद आकार के उद्योग। अब इसमें जो मेरा थर्ड टाइप है वो क्या है? स्वामित्व के आधार पे। तो आपने नोटिस किया होगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व के और सार्वजनिक क्षेत्र ने इसमें बेसिकली बात किया है कि तीन प्रकार के हो सकते हैं स्वामित्व के आधार पे। पहला क्या हो सकता है? निजी आधार पर, यानी ठीक है, उसका एक व्यक्ति जो है चलाता है, उसका प्रशासन, सारी चीज़ों को एक व्यक्ति देखता है पर्सनली। दूसरा क्या हो सकता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, जैसे कि जो सरकार चलाती है, जिसका कंट्रोल जो है सरकार के पास रहता है। और तीसरा हो जाता है संयुक्त, यानी जिसमें सरकार और निजी दोनों का समान रूप से या दोनों का हिस्सेदारी इसमें हो। अब इसका हम एग्जाम्पल भी समझेंगे कि जो स्वामित्व के आधार के जो उद्योग हैं तीन प्रकार, इनकी हम डिटेल से इसमें जानते हैं। इसमें बात किया है कि निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो इसका स्वामित्व और संचालन ये दोनों सरकार ही करती है। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल दें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं इसमें आ जाएगी। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की ही कंपनी है। वहीं अगर बात किया है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें स्वामित्व और संचालन, ठीक है, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है, और हमने जैसे बताया कि संयुक्त में क्या होता है? संयुक्त में सरकार और निजी दोनों की भागीदारी होती है, तो उनको हम कह सकते हैं ये हमारा संयुक्त उद्यमी है। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली यही बात किया है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो आप कहोगे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है। अगर हम एक नया है जो कि सहकारी क्षेत्र, ये जब जल्दी जोड़ा गया है, तो ये हमारा हो जाता है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों हैं, इन दोनों के द्वारा इसमें किया जाता है। ठीक है। इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो इसका हो जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड,
और सुधा डेयरी सहकारी प्रक्रम, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सहकारी क्षेत्र के, सहकारी क्षेत्र के हमारे उद्योग हैं। क्लियर है। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारे यहाँ पे सहकारी क्षेत्र जो सुधा डेयरी उद्योग है ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात किया है कि उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं ये कौन हो सकते हैं, यानी इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पे उद्योग स्थापित किए जाते हैं वहाँ के एरिया में कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जहाँ पे देख करके वहाँ पे उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड के जरिए समझेंगे, पहले एक बार इसमें देख लेते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये हमारे जो फैक्टर हैं ये हो सकते हैं। उद्योग को उन्हीं स्थान पर केंद्रित होते हैं या केंद्रित करते हैं इनमें से जहाँ पे इनमें से कुछ सभी जो फैक्टर हैं वो आसानी से मिल सके या उपलब्ध हो सके। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, प्रोत्साहन आदि और कम परिवहन लागत के साथ साथ और संरचना में प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। औद्योगिक से प्रायः नगरों और शहरों का विकास ये इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। अब इसका हम एक बार मैपिंग के जरिए देखते हैं कि इसमें जो उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये हमारा उद्योग है जो कि लगाया गया है। इसमें क्या क्या आवश्यकता है, इसमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन और संचार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। और श्रम, पूंजी और बाजार के साथ साथ हमें पानी और जल की भी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। तो ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये सारे फैक्टर मौजूद रहते हैं वहीं पे उद्योगों को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है। अगर ये सारे फैक्टर इसमें से कुछ रहे या न रहे तब भी यहाँ पे उद्योगों को स्थापित करने की स्थिति पैदा की जा सकती है। ठीक है। कैसे, सरकार ये कर सकती है कि जो बिजली आपको दी जा रही है इसमें हम इसकी जो बिजली की लागत है उसको भी हम कम कर सकते हैं। जहाँ आप भूमि लेना चाहते हैं उनकी जो लागत है उसको भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है। हम आपको वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहाँ जो मजबूत सड़कें बना करके आपकी जो डिमांड सप्लाई के लिए जो सड़कें चाहिए उसको भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है। या पूंजी के रूप में वो बैंकों से लोन भी दिला सकती है। ठीक है। और मार्केटिंग के लिए भी सरकार उसमें से कुछ नियम ला सकती है। तो इस तरीके से भी हम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इस तरह से कदम उठाती है। ठीक है। खोलने के लिए, क्योंकि सरकार यही जानती है कि जहाँ पे उद्योग को स्थापित किया जाता है वहाँ पे उन स्थानों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है। तो सरकार सोचती है कि उद्योग को हर स्थिति में, यानी कोई भी राज्य हो कहीं भी वो स्थित हो वहाँ पे उद्योगों को स्थापित की जाए, क्योंकि वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करने से ही वहाँ का विकास संभव हो सकता है। क्योंकि वो एक सर्कल के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए उद्योग खोला जाता है तो यहाँ पे जो लोग अगल बगल के लोग रहते हैं उनका ऑटोमेटिक वहाँ का विकास हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारा आता है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और साथ में और संरचना भी इसमें शामिल होती है। किसमें, निवेश में। अगर हम प्रक्रम की बात करें तो प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद होते हैं, इससे ही हमें आय अर्जित होती है। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन ये लागत निवेश हो सकते हैं। अगर हम प्रक्रमों की बात करें तो उसमें उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और साथ में छपाई होती है। और कमीज जैसे आप पहनते हैं वो हमारे उत्पादक हो सकते हैं। इसमें बेसिकली बताया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे जो सूती वस्त्र है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें निवेश करते हैं। निवेश के तौर पे हम क्या करते हैं, निवेश में हम कहते हैं कि यहाँ पे कपास रखा है, यहाँ मानव श्रम दिया जा रहा है और इसको कारखाने में भी भेजा जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये हमारे निवेश के तौर पे काम करते हैं। इतने सारे फैक्टर। लेकिन अगर हम प्रक्रम की बात करेंगे कि जो कपड़ा होता है वो कैसे तैयार होता है, तो सबसे पहले कपास की उटाई होती है, उसके बाद से कटाई होती है, उसके बाद बुनाई होती है और उसके बाद से रंगाई और बाद में छपाई होती है। इतने प्रक्रमों के बाद हमारा कपड़ा तैयार होता है। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो कमीज तैयार हो जाती है उससे जो लोग पहनते हैं या जो लोग खरीदते हैं उससे या जो कमीजों का उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद ये मार्केटिंग में आता है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऊपर इन सारी चीज़ों को समझा। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो सारी चीज़ें दी गई हैं, औद्योगिक विपदा, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम इसमें डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।